आ जाएंगे बच्चे। तो अपन ने देखो जो क्लास थी उसमें 200 के गुण किए थे। वात के गुण कौन बताएगा? सर श्लोक बोलोगा बात के गुण का। मैंने क्या बोला, श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। तो श्लोक कौन बोलेगा? तत्र रुक्षो लघु शीत परः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। वाह वाह, गुड, काफ़ी अच्छा। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 17 हो गए। तो अपन पिछली क्लास की बात कर लेते हैं। 200 के गुण कर लिए थे, वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण। फिर अपन ने दूष्य ज्ञान। दूष्य ज्ञान से आप क्या समझते हैं, कौन बताएगा? नीरज कुमार, दूष्य से आप क्या समझते हैं? वो दोस्त जिन्हें दूषित करते हैं। करेक्ट, चलो अच्छी बात है। अब स्टार्ट करते हैं। 5-3 हो गए, अपना टाइम हो गया क्लास स्टार्ट करने का। तो आज करेंगे अपन मल ज्ञान। दूष ज्ञान कर लिया था, मतलब दूष के बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। दूष कितने हैं? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसी तरीके से हम मल का बारे में स्टडी करेंगे। मल, मल क्या है? खाए हुए अन्न से जहाँ शरीर का, देखो ध्यान से, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, स्पॉटलाइट पे ध्यान देना। खाए हुए अन्न से जहाँ शरीर का पोषक रस उत्पन्न होता है। इस पोषक रस से 2 विभाग होते हैं। देखो अपन ने खाना खाया, कोई भी चीज़ अपन खाना खाते हैं तो उससे 2 चीज़ बनती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पहला है प्रसाद भाग। प्रसाद भाग से क्या होता है? और किट्ट भाग। किट्ट भाग से क्या होता है आगे पता चल जाएगा। प्रसाद भाग से शरीर का पोषण होता है। मतलब खाए हुए अन्न से जहाँ शरीर का पोषक रस उत्पन्न होता है। अपन देखो खाना पचेगा तो पोषक, अपन बोलते हैं ना कि भाई खाना पच गया। अवशोषित करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल हम तोड़ जाते हैं। अपन ने समझा है कि जो 11th में 12th में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ भोजन पचता है, पचने के बाद एक तरीके से रसी तो बनता है ताकि वो अवशोषित हो सके। तो जहाँ शरीर का पोषक रस उत्पन्न होता है। अब आयुर्वेद में क्या होता है, जठराग्नि द्वारा उसको पचाया जाता है। जो आपने अग्नि स्टडी की थी ना, 13 तरह की अग्नि होती है। जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातुअग्नि। आपने नहीं पढ़ा होगा, अष्टांग में अभी आया नहीं। तो 13 तरह की अग्नि है। एक तो जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धातुअग्नि। इनके द्वारा पोषक रस उत्पन्न होता है। इस पोषक रस के 2 विभाग होते हैं भाई। अब इसमें से 2 भाग बन गए इसके, कौन से? एक प्रसाद भाग और एक किट्ट भाग। प्रसाद भाग से शरीर का पोषण होता है और किट्ट भाग से मल की उत्पत्ति होती है। अब ये प्रसाद भाग है, मतलब अच्छा भाग, जिससे अपने को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। अपने जो डेड हुई सेल्स हैं उसके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। जितना भी अपना विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो प्रसाद भाग से हो रही है। और किट्ट भाग मतलब खाना खाते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होता है ना, जो पचता नहीं है, या फिर मतलब उससे पोषक रस निकालने के बाद एक भूसा सा बच जाता है ना, गंदा भाग, उससे किट भाग। किट भाग से मल। अब मल में क्या क्या आता है? मल की संख्या में 3 होते हैं, मूत्र, यूरिन, पुरीस, स्टूल और स्वेद, मतलब स्वेट। तो ये 3 है, मतलब मल संख्या में कितने हुए? अच्छा, मल की बात आएगी तो आपको क्या 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 लेना है मल के अंदर? मूत्र, पुरीस और स्वेद। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है कि भाई मल 3 होते हैं, मूत्र, पुरीस, स्वेद। तो मल का ज्ञान हो गया आपको कि मल क्या है, कि भाई अपन जो खाना खाते हैं उससे पोषक रस उत्पन्न होता है। पोषक रस 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रसाद भाग और एक किट भाग। प्रसाद भाग से शरीर का पोषण होता है। पोषण का मतलब होता है अपन को एनर्जी, अपनी ग्रोथ, अपनी जो भी क्रियाविधि है, इसमें जो अपन को नई नई एनर्जी चाहिए होती है, सेल्स फॉर्मेशन है, ब्लड फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ मतलब अपन को, वो प्रसाद भाग से। और जो अपन उत्सर्जित करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिन हुआ, स्टूल हुआ और पसीना हुआ, वो मल किट भाग से बनता है। ये आप फिजियोलॉजी में अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करोगे। यहाँ पे तो एक श्लोक ही है, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया यहाँ पे। मल संख्या में 3 है, आपको पता ही लग गया, मूत्र, पुरीस और स्वेद। मूत्र का मीनिंग समझ गए, यूरिन। पुरीस का मतलब स्टूल। और स्वेद का मतलब स्वेट, मतलब जो पसीना निकलता है ना, अपन एक्सरसाइज करते हैं वो। अब देखो, ये शरीर को मलिन करने से मल कहलाते हैं। मल क्यों कहते हैं इनको? कि शरीर को ये गंदा करते हैं, इसलिए मलिन यानी गंदा करना, दूषित करना एक तरीके से। मल भी दोषों द्वारा दूषित होकर रोग उत्पत्ति करते हैं, मतलब दोष इनको भी दूषित करते हैं। देखो, एक निश्चित मात्रा में कोई चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है, चल यूरिन निश्चित मात्रा में बन रहा है, स्टूल निश्चित मात्रा में बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे यूरिन बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन आ रहा है, या फिर आ ही नहीं रहा, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, या स्टूल पास आउट नहीं हो रहा, या स्टूल बहुत ज़्यादा बन रहा है,
तो मतलब दूषित हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन से या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो मतलब दोषों द्वारा दूषित होकर रोग उत्पत्ति करते हैं। तो इनमें भी ही विकृति, ऐसे नहीं है कि भाई मल का बनना बुरी बात है, नहीं, मल का बनना भी अच्छी बात है। मल का भी निष्कासन टाइम टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे निष्कासन नहीं होगा तो शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। अब मान लो किसी का यूरिन पास आउट नहीं हो रहा तो क्या बढ़ेगा, उसमें एक व्यक्ति को आलसता आएगी, क्योंकि यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी ना अपनी बॉडी में। तो मल भी दोषों द्वारा, अब दोष कौन है, वात पित्त कफ, तो मल भी दोषों द्वारा दूषित होकर रोग उत्पत्ति करते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना मल ज्ञान। दूषित ज्ञान समझ लिया, मल ज्ञान समझ लिया। अब मल ज्ञान से संबंधित किसी का कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकता है। चलो, अब काफ़ी अच्छी बात है, सारे बच्चे आ गए, 21 आ गए, 1-2 बच्चे एब्सेंट है। चलो क्लियर। अपन करते हैं अब रस ज्ञान। देखो अपन ज्ञान क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन इनके बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है, बेसिक है। अब सेकंड ईयर में आओगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि ज्ञान दूष क्या है, सीधा बोलेगा दूष। इन सारे शब्दों की जगह, जितने भी सारे शब्द है ना, ये इन शब्दों के पास ओनली दूष आएगा, इन तीनों की जगह ओनली मल आएगा, कोई नहीं बताएगा आपको वहाँ पे। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अब करेंगे रस ज्ञान। आहार द्रव्य वह औसत द्रव्य। अब आहार से आप क्या समझते हो? आहार यानी होता है जो अपन भोजन करते हैं, डेली रूटीन में जो भोजन खाते हैं ना, सर्दियों में अलग, गर्मियों में एवं बरसात में अलग, वो आहार द्रव्य। देखो यहाँ पे द्रव्य है, एक होता है लिक्विड द्रव्य है, वो ये द्रव्य है मतलब पदार्थ। वह औसत द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं। औषधि, अब देखो शुद्ध आहार होता है ना, एक तरीके से औषधि होती है। अपन अगर अच्छा आहार खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, तो वो औषधि की तरह कार्य करता है। या फिर कभी कभी एक मेडिसिन हर्ब यूज़ करते हैं, तो मतलब खाने की चीज़ें होती हैं। आहार द्रव्य है, औसत द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण यानी खाते हैं, अंदर टेक इन करते हैं, उनमें उपस्थित वह गुण जिससे वो हमारी रसेंद्रियाँ, देखो रसेंद्रिया की बात करिए। अब रसेंद्रिया, रस किससे निकलता है, अर्थात जिव्या, मतलब रसेंद्रिया को क्या बोला है, जिव्या द्वारा ग्रहण होता है, उसे रस कहते हैं। देखो इसको सही कर लेना, कहलाता को मतलब ता नहीं लिखा मैंने, मैं कर दूंगा इसको करेक्शन। तो आहार द्रव्य, औसत द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं, उनमें उपस्थित वह गुण जिससे वो हमारी रसेंद्रिय अर्थात जिव्या द्वारा ग्रहण होता है, उसे रस कहलाता है। अब रस का मीनिंग समझे। देखो आप, रस यहाँ पे क्या है, ओनली अपन जो स्वाद लेते हैं ना, मतलब क्या रस मिला, कैसा रस आया इसका, कैसा स्वाद मिला, जो रस होता है ना वो जिव्या द्वारा होता है, टंग द्वारा। जिव्या यानी टंग, कोई बहुत से बच्चों को जिव्या ही पता नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में होते हैं ना, तो टंग द्वारा जो अपन को स्वाद का पता चलता है ना, वो उस रस की बात हो रही है। क्या मीठा है खाने में, कड़ा है, फीका है, चपरा है, तीखा है, कौन सा रस है। अब देखो आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे हो रस, सेकंड ईयर में जाओगे ना, रस यानी होता है पारद, मरकरी, Hg, ठीक है। अपन हिंदी में स्टडी किया था 12th में कि रस सिंगार होता है ना, तो जहाँ पे जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उसके अनुसार सोचो। अब सेकंड ईयर में जाओगे रस यानी पारद हो जाएगा, पारद यानी होता है Hg मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में है, अष्टांग हृदय, रस की बात कर रहे हैं तो रसेंद्रिय की बात कर रहा है, जिव्या की बात कर रहा है, तो अपन जो स्वाद की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्वाद है खाने का, मीठा है, चपरा है, लवण है, कौन सा है, तो वो रस। आहार द्रव्य, औषध द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं, उनमें उपस्थित वह गुण जिससे वो हमारी रसेंद्रिय अर्थात जिव्या द्वारा ग्रहण होता है, उसे रस कहलाता है। इसको सही कर लेना, मैं कर दूंगा। ये संख्या में 6 हैं। अब ये बात है संख्या में कितने हैं, 6। अपन ने मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा पीजी के हिसाब से। मधुर यानी स्वादु, इसको स्वादु बोलते हैं, मधुर बोलते हैं मतलब स्वीट, मीठा। अगर कोई चीज़ मीठी है तो उसको अपन बोलेंगे मधुर। अम्ल, अम्ल को बोलते हैं श्योर, मतलब एक तरीके से खट्टा। तीसरा है लवण, साल्ट। तिक्त, तिक्त को बोलते हैं कड़वा, वाइटर, ठीक है। पांचवा है कटु, कटु को बोलते हैं उष्ण, कटु को देखो उष्णी बोलते हैं, चरपरा, तीखा मतलब नमकीनी, पिगमेंट। और कसाय, लास्ट में है कसाय, एस्ट्रिंजिट, मतलब एक तरीके से अपन खीरा खाते हैं ना, उसमें बाद में अनुवासन होता है, एक अलग ही तरह का कसीला स्वाद आता है, वैसा स्वाद। तो रस ज्ञान समझे आप, कितने होते हैं, 6।
आचार्यों ने सर्वसम्मति से लास्ट में ये बताया कि भाई 6 ही रस होते हैं, जैसे कि आचार्य चरक ने 6 बताए और धमार्गव नाम का एक आचार्य हैं, उन्होंने 8 बताए। 8 कौन कौन से बताए? 6 तो ये बताए, 7वां और बताया एक तो क्षार वाला और एक अव्यक्त। अव्यक्त यानी भाई कुछ नहीं है जिसको अव्यक्त नहीं किया जा सकते, उसको बता नहीं सकते। फिर लास्ट में डिसीजन हुआ जब सभा हुई सभी ऋषियों की कि भाई 6 ही होते हैं एक्चुअली में। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। अब यहाँ पे देखो मैंने 4 नंबर पे तिक्त डाला है, ठीक है। और आप जब सेकंड ईयर में जाओगे ना तो 4 नंबर पे कटु आएगा और तिक्त यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सीक्वेंस में अंतर है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय हो जाएगा चरक संहिता में सेकंड ईयर में जाने पर। और यहाँ पे क्या है? तिक्त, कटु, कसाय। तो ये पीजी में क्वेश्चन आएगा कि आचार्य वाग्भट के अनुसार 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। एक तो ये ऑप्शन दे देंगे, एक दे देंगे कटु को पहले दे देंगे, और अपन को क्या होता है उस समय चरक ज़्यादा याद होती है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में तिक्त को 4थे नंबर पे रखा है। बाकी सब सेम है, मतलब ये दोनों का अंतर, ये दोनों उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, ये पहले आ जाता है, ये बाद में चला जाता है चरक संहिता में, तो इतना सा अंतर है, ठीक है। इसको संभाल के रखना, स्टार मार डालो। ये पीजी का क्वेश्चन है, आया हुआ भी है 1-2 बार, तो रिपीट भी हो सकता है तुम्हारे टाइम पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ गए स्वीट। अब जैसे कोई सा भी खाना खाया, या तो मीठा होगा या खट्टा होगा या नमकीन साल्ट होगा या कड़वा होगा या चरपराती का जो नमकीन खाते हैं ना वो, और या कसाय। अब ये तिक्त को और कटु में अंतर रहेगा। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कटु यानी कड़वा, मैं आपसे जैसे कल ही पूछूंगा ना आपसे क्लास में, तो बोलते हैं कटु यानी कड़वा। नहीं, कटु यानी होता है उष्ण, चरपरा, तीखा, नमकीन ही होता है कटु। और तिक्त क्या होता है? कड़वा। कैसे याद रखोगे इसको? ट्रिक लिखो, नीम की तिथि। नीम की तिथि जानते हो, जो कड़वी होती हैं, अपन जो खाते हैं सुबह उठ के गाँव में लोग। नीम का पेड़ देखा है आपने? कड़वा होता है ना नीम का, नीम का पेड़ कड़वा होता है ना, तो उसकी तीती होती है, छोटी छोटी नई नई कोमल पत्तियाँ, तो तीती यानी तिक्त मतलब। और नीम क्या होती है? कड़वी, तो मतलब तिक्त यानी कड़वा। ये इस तरीके से याद किया था मैंने फर्स्ट ईयर में, तो आपको मैंने बता दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको एक एरो मार रखा है और आगे जाके एक बलवान लिख रखा है इसके ऊपर, मतलब कसाय से बलवान क्या है? कटु। कटु से बलवान क्या है? तिक्त। तिक्त से बलवान क्या है? लवण। लवण से बलवान क्या है? अम्ल। और अम्ल से क्या है? मधुर। किस तरीके से बलवान है, किस चीज़ में बलवान है, आप ये भी पूछ सकते हो मुझसे। ये भारी जो गुरुता वाले क्रम है उसमें भारी है, ये सबसे हल्का है, फिर उससे भारी ये, फिर उससे भारी ये, फिर उससे भारी ये, मतलब गुरुता लाने वाला, स्थिरता लाने वाला, कप को बढ़ाने वाला, इस तरीके इस क्रम में चलेगा ये। तो ये बलवान किस तरह से? इस तरीके से, सबसे कम ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये तिक्त, फिर उससे ज़्यादा लवण, उससे ज़्यादा अम्ल, उससे ज़्यादा मधुर। क्लियर बच्चों? अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी का? कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कषाय, कसाय, कसाय बोल दिया करो, कसाय। मीन्स अपन ने कभी खीरा खाया? आपने कभी आंवला खाया? आंवला होता है खट्टा, ठीक है, आंवला होता है खट्टा, लेकिन लास्ट में आंवला खाने के बाद में खट्टा खट्टा खा लिया आपने, एक खसेलापन से एक अलग सा स्वाद रहता है मुंह में, अजीब सा, वो होता है कसाय, ठीक है। वो मतलब ना तो कड़वा होता है ना तीखा होता है, एक अजीब सा ही होता है, एक ठंडा ठंडा सा अलग सा लगता है। जैसे आपने आंवला खाया, वो आंवला खाया, आंवले में आपने खट्टापन महसूस किया खाते समय, लेकिन खाने के बाद में जब अपन खा के फ्री हो गए उसके बाद में एक अजीब सा रस होता है मुंह में, अजीब सा स्वाद सा लगता है, वो होता है कसाय। एस्ट्रिंजेंट मतलब एक तरह से खीरे में जो स्वाद है ना खीरे का, वो होता है कसाय। अब खीरे का स्वाद ना तो मीठा है, ना कड़वा है, ना खट्टा है, वो है कसाय वाला। सर हेलो बोलो। सर सर मैं हाँ सर, आपने और भी एक एग्जांपल लास्ट ईयर दिया था सर, रॉ बनाना, कच्चा केले का जो स्वाद है वो भी एस्ट्रिंजेंट है सर, आपने सिखाया था। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया जस्ट, बहुत सारी चीजें कसाय में, एक दो चीज थोड़ी है, जितने इनमें द्रव्य है ना इतने ही इनमें भी हैं कसाय में। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे ना तो मधुर के बहुत सारे, कम से कम बहुत सारे प्लांट हैं वो स्टडी करोगे, वो औषधीय प्लांट, फिर अम्ल के करोगे, फिर लवण के करोगे, फिर तिक्त के करोगे, फिर कटु के करोगे, फिर कसाय के करोगे, इन छहों के अलग अलग से, फिर इनके साथ में इनका वीर्य मतलब उष्ण है कि मधुर है वो भी याद करोगे, इनके गुण भी याद करोगे, तो मतलब पूरी
बेसिक है ये, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल है, पहला चैप्टर है, तो आपको बस इसका मीनिंग याद होना चाहिए। तो पहला चैप्टर पे इसी टाइम दे रहा हूँ मैं, 2-2 टॉपिक की, 3-3 टॉपिक की करवा रहा हूँ। जैसे अभी बताया कच्चा केले का है, जैसे खीरे का है, जैसे अपन आंवला खाने के बाद में, आंवला खाते समय की बात नहीं कर रहा, खाने के बाद में जब फ्री हो जाते हैं खाना खाने, आंवला खाने के बाद में, जैसे हरितकी खाने सेवन करने के बाद में, हरितकी क्या होता है आप जानते नहीं हो, हरितकी एक त्रिफला चूर्ण बनता है, उसमें होता है कंटेंट, ठीक है। तो वैसे कसाय मतलब एकदम कसेलापन लगता है मुंह में, एक अजीब सा स्वाद रहता है, वो होता है कसाय। तो ये बलवान किस में है? गुरुता में, भारिता में, स्थिरता में और कप को बढ़ाने के क्रम में, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा कप कौन बढ़ाएगा? मधुर। क्लियर? ये हो गया रस ज्ञान। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे पहले, बच्चे को ध्यान है कि नहीं है। सलमा बताएगी कि मल कितने प्रकार के बताएं अभी? मल सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरीस, हाँ, मूत्र और स्वेद। पुरीस, मूत्र और स्वेद। स्वेद। हाँ करेक्ट, मतलब पसीना। आप स्वेद को पसीना भी ले सकते हैं, स्वेट है यस ना। सर, यस सर, स्वेद। ओके, यस सर। तो आप रस देखो, ये बेसिक है, रस समझ गए? रस यानी क्या होता है? अब रस यानी सिंगार रस मत सर समझना, जो बीर रस मत समझना, हिंदी सर वाले ये जो बोलते हैं। आपने इसका बताया, सर ये जो इसका बता रहे थे आप, कटु का जो बता रहे थे, तीखा, हाँ, इसका एग्जांपल क्या बताए थे आप? नमकीन, नमकीन आप कटु नमकीन का। खाते हो ना। सर ये सर, और ये जो तिक्त का कड़वा बीटर बता रहे थे सर, इसका एग्जांपल होना नीम, चाहिए ना, नीम, खीरा। नीम, नीम सर का इसका एग्जांपल नहीं? किसका? सर तिक्त का एग्जांपल क्या हम लोग खीरे को नहीं दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, तिक्त का एग्जाम्पल खीरा नहीं है, ठीक है। खीरे का बीज अलग बात है और खीरा एक्चुअली में अलग है। खीरे का बीज कभी कभी अपन कड़वा हो जाता है ना, यस सर। तो आप उस हिसाब से बोल रहे हो, खीरे का बीज की अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में जो खीरा है उसको अपन तिक्त में नहीं रख सकते। ओके, तिक्त यानी नीम, यस। खदीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नीम का पेड़ तो देखा होगा आपने, मोस्टली जो सभी कॉमनली पाया जाता है हर जगह, तो उसका एग्जांपल दिया है। लवण तो आप जानते हो, साल्ट जो समुद्र से निकलता है आजकल, तो तौता नमक, टाटा नमक जो अपन सेवन करते हैं वो साल्ट ही एक तरीके से। अब आयुर्वेद में क्या है? सैंधव नमक सबसे श्रेष्ठ है, काला नमक, ठीक है, समुद्र नमक, 5 तरह के नमक है, सेकेंड ईयर में अच्छी तरीके से स्टडी करोगे तो उनमें सबसे श्रेष्ठ है सैंधव नमक। आयुर्वेद में बताया कि सैंधव नमक का सेवन करना चाहिए। आपने देखा होंगे कुछ गाँव में बेचते रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर से बेचते हैं सैंधव नमक के, ठीक है। अब तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं सभी, लेकिन एक्चुअली में जो आयुर्वेद में बताया ना, सबसे शुद्ध नमक सैंधव नमक बताया है, ठीक है। तो अपन को सैंधव नमक का सेवन करना चाहिए घर में भी। वो थोड़ा कम साल्टी होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में वही सबसे बेस्ट होता है, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अम्ला आप जानते हो, खट्टा, ठीक है, कैरी हो गया, मैंगो हो गया, आंवला हो गया, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी अम्ल। अब मधुर तो आप जानते हो, मीठा, मीठा किसको पसंद नहीं है। ओके, किसी ने मैसेज किया है, हमारी क्लास में हमारे सर भी साथ में जुड़े हुए हैं। कट्टू का एग्जाम्पल काली मिर्च, पीपली, लाल मिर्च, हाँ जितने भी मतलब वो सारी चीज़ें हैं, वो उष्णता वाली, देखो यहाँ पे उष्ण भी लिखा हुआ है, कट्टू का नीचे उष्ण, ठीक है। तो जितनी भी उष्ण जो शरीर में गर्मी पैदा करे, एक तरीके से उष्णता लाए, वो भी कट्टू है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ तक हो गया अपना मल ज्ञान हो गया, 2 टॉपिक हो गए मतलब आज की क्लास में। रसों का दोषों से संबंध, मतलब अब देखो रिलेशनशिप आ रही है, रसों का दोषों से संबंध। यहाँ पे ध्यान दो, रस आपने समझ लिया, ये 6 रस हैं। दोष की समझ लिया आपने, वात, पित्त, कफ, इनका रिलेशनशिप अपन को समझना है। क्वेश्चन आएगा, और ये प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है चिकित्सा का, यहाँ पे इसको समझना। आपने देखो, अपन ने, मैंने रस लिख लिया, आपको याद होने के तरीके के कैसे याद करना, उसी हिसाब से मैंने नोट्स में लिखा है, मधुर, अम्ल, लवण। अब देखो मैंने यहाँ पे कटु को पहले लिख दिया और यहाँ पे तिक्त पहले था, क्योंकि आपको यहाँ पे जो ये श्लोक है ना, ये इस तरीके से याद करना है, लेकिन बाद में फिर नॉर्मली आपको जो व्यवहार में लेना है भाई चिकित्सा की, तो ये ईजी रहता है। तो कटु, तिक्त, कसाय मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया। आप सोचोगे भाई यहाँ पे तो ये, यहाँ पे ये ऐसे कैसे, तो थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये नोट्स हैं अपने,
आप एग्जाम में भी ऐसे लिख के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए स्पेशली तब आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या है कि अब क्योंकि ये स्पेशल आगे निकल गया, अपन को अपना काम निकालना है, अब समझना है, तो मैंने इसको खड़े मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय मैंने इस क्रम में लिख दिया क्योंकि ये इजी फॉर्म में है, समझने में आसान रहेगी। तो जो शुरुआत के 3 हैं मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, कफवर्धक। मतलब कोई पेशेंट ऐसा है आपके पास कि भाई सूखा है, रूखा सूखा है, कमज़ोर है, तो उसको कफ को बढ़ाना है, कफ यानी गुरुता बढ़ाना है, उसको मोटा तरोताज़ा करना है। तो कौन सी औषधि दोगे आप, मधुर अम्ल लवण वाली, ठीक है। अब इनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, देखो इस तरह से देखो, बलवान सबसे क्या कौन सी है, ऊपर वाली मधुर। तो सबसे बेस्ट कौन सी है, मधुर। आपको मधुर खिलाओ उसको सबसे ज़्यादा, वो मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वातनाशक भी है ये। अगर किसी की वात बढ़ी हुई है, ठीक है, शरीर में बहुत ज़्यादा वात रोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, वात मतलब वात वाले रोग ही ज़्यादा होते हैं एक्चुअली में, तो वात नाशक है ये, मतलब ये वात को कम करने वाले हैं। मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाएंगे, वात का नाश करेंगे। मैंने आपको जब गुण बताए थे तो मैंने बताया था कि कफ और वात दोनों अपोजिट कार्य करते हैं। चाहे आप वात का नाश कर दो ऑटोमेटिक कफ बढ़ जाएगा, ठीक है, आप कफ को बढ़ा दो ऑटोमेटिक वात का नाश हो जाएगा, क्योंकि कार्य करने वाले तो यही है मधुर अम्ल लवण। औषधि तो आप इन्हीं की दोगे, आहार तो इन्हीं का दोगे, या तो मीठा दोगे या अम्लता वाला दोगे या लवण वाला दोगे। तो समझ में आया। तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, वात का नाश करते हैं। और कटु तिक्त कसाय वातवर्धक और कफनाशक, मतलब ये 3 तो ऊपर वाले कफ को बढ़ाएंगे, वातनाशक करेंगे, ये 3 वाले नीचे वाले वात को बढ़ाएंगे। अब किसी व्यक्ति मान लो ज़्यादा नमकीन खा रहा है, ठीक है, ज़्यादा उष्णता वाले पदार्थ ले रहा है, ज़्यादा कसाय वाले पदार्थ ले रहा है, तो उसमें वात बढ़ जाएगी, शरीर में पेन होने लग जाएगा, वात डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वात को बढ़ाते हैं कटु तिक्त कसाय वाले, और क्या करते हैं, कफ का नाश करते हैं। ये मतलब ये अपोजिट हैं दोनों आपस में, ये 3 ऊपर वाले 3 ये काम करेंगे तो ये अपोजिट वाले काम करेंगे। अब आपके पास पेशेंट आया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई एक पेशेंट है, उसके वात बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा वात बढ़ी हुई है, डिसऑर्डर हो रहा है, उसके शरीर में पेन है वात की वजह से बहुत ज़्यादा, तो आप उसको कौन सा आहार विहार ऑफर करोगे। मैं नाम ले रहा हूँ, वही बताएगा। आफ्ताब अली, कौन सा आहार विहार दोगे अगर किसी की वात बढ़ी हुई है तो। बात बड़ी हुई है आपके कोई बात नहीं, आपका थोड़ा आवाज़ चल रही है, आप बंद कर लो। हेलो, कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ चल रही है। इसके लिए मधुर अम्ल लवण देंगे सर। गुड गुड गुड, ये बात ध्यान रखनी है, चिकित्सा में हमेशा यही बात सीखनी है। देखो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो चिकित्सा का बेसिक है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। जैसे अब कोई पेशेंट आपके पास आया, बहुत मोटा आ गया, भाई आपके पास है, डॉक्टर साहब चला ही नहीं जाता, मेरे तो घुटने बहुत भारी रहते हैं, मतलब पैर बहुत भारी है, पेट में मतलब मेद जमा हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब मोटा, ओबेसिटी का वाला पेशेंट आया, तो आप कौन सी औषधि देंगे उसको, कौन से आहार द्रव्य वाली औषधि देंगे, कौन बताएगा। अंसराज मीना, कौन सी औषधि दोगे आप उसको। कटु तिक्त कसाय में से कोई, हाँ, तो कटु तिक्त कसाय, कसाय क्योंकि में ये से कोई कफ नाशक है, क्योंकि उस व्यक्ति का कफ बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, कटु तिक्त कसाय वाली कफ नाशक वाली औषधि देंगे। करेक्ट, यही समझाना था आपको ताकि आप क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 दोष हो गए, कफ हो गया, वात हो गया, अब बचा कौन सा, क्योंकि अपन दोषों से रिलेशन कर रहे हैं ना, पित्त वाला। तो देखो यहाँ पे पित्त का मैंने इधर की तरफ लिखा है, तो अम्ल लवण कटु पित्तवर्धक है। अगर आप खट्टा, साल्टी और उष्णता वाले पदार्थ खाएंगे, देखो पित्त यानी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा अम्लता वाले खाएंगे, जैसे कि शोर ज़्यादा अम्ल, जैसे कुछ ऐसी अम्लता वाले, ज़्यादा नमक या फिर ज़्यादा कटु मतलब यानी उष्ण, चरपरा, तीखा, ऐसे ही पदार्थ खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, ठीक है, पित्त वाले डिसऑर्डर होने लग जाएंगे। अब फिर पित्त वाले डिसऑर्डर बढ़ गए तो बाकी के 3, क्योंकि 6 ही रस हैं अपने पास, और बच्चे जो 3 हैं कौन कौन से, कसाय, तिक्त और मधुर। कसाय, तिक्त और मधुर क्या करते हैं, पित्तनाशक। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई, शुरुआत के 3 तो कफवर्धक, वातनाशक, लास्ट के 3 वातवर्धक, कफनाशक। ये बीच के 3 होते हैं ना जो पित्तवर्धक है, अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कटु। ये ध्यान रखने की बात है, पित्त यानी एक तरीके से ऊष्मा, एनर्जी। अगर मान लो कि आप लवण ज़्यादा खाओगे, अम्ल ज़्यादा खाओगे, तिक्त ज़्यादा, वो कटु ज़्यादा खाओगे, तिक्त तो नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, कटु अम्ल लवण खाओगे तो मतलब पित्त बढ़ जाएगा,
और बाकी के 3 इसको शांत करेंगे। कहने का मतलब ये है, जब क्वेश्चन आए भाई रसों का दोषों से संबंध लिखो, तो आपको ये सारणी बना देनी है। फिर नीचे लिखना है कि मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, मधुर अम्ल लवण वात का नाश करते हैं, कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं, कटु तिक्त कषाय कफ का नाश करते हैं, अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ाते हैं, कषाय तिक्त मधुर पित्त का नाश करते हैं। इस तरीके से आपको 6 लाइन लिख देनी है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया और सबसे बेस्ट जाएगा। ये याद करने के तरीके के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज ना रहो भाई कौन कौन सा रस है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझाया है। अब किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अब नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं ना। किसी का कोई डाउट है बच्चों? यस सर, एक तो सर क्वेश्चन था कि वर्धक और नाशक में डिफरेंस क्या हुआ? वर्धक यानी होता है इंक्रीज, ठीक है। हाँ ये मुझे पता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। अगर मान लो कफ वर्धक मतलब कफ को इंक्रीज करने वाला, नाशक मतलब यानी डिक्रीज करने वाला, ठीक है। देखो कोई भी पेशेंट है अगर नॉर्मल कंडीशन में तो आपके पास आएगा नहीं, या तो किसी में इंक्रीज हुआ है कोई दोष या कोई डिक्रीज हुआ है, तभी तो व्याधि उत्पन्न हुई है। जैसे किसी में वात है इंक्रीज हो गया, किसी में कफ है डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो तभी तो आपके पास आएगा। तो आपको मान लो किसी के पास वात है इंक्रीज हो गया, मान लो किसी व्यक्ति का, और आपके पास आ गया, तो आप क्या करोगे? वात है डिक्रीज वाले आहार द्रव खिलाओगे, मतलब मधुर अम्ल वात है डिक्रीज वाले, वात है नाशक वाले। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। अब मैंने जब कोई ना, फिर भी आपने पूछा, अच्छी बात है। अब समझ में आ गया बच्चा? यस सर। ओके, अब देखो आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक है ये द्रव्य। एक तो होता है द्रव मतलब लिक्विड, ये है द्रव्य मतलब एक तरीके से पदार्थ, ठीक है। तो द्रव्य के बारे में आया है तो यहाँ पे ओनली बस नाम आया है। तो समनम कोपनम स्वस्थितम द्रवमिति त्रिधा, इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्टार मार्क है, तो मैंने इसको डाल दिया कोटेशन में। समनम कोपनम स्वस्थितम द्रवमिति त्रिधा मतलब द्रवमिति त्रिधा, त्रिधा यानी 3, द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन और स्वस्थित। समन, कोपन, स्वस्थित। अब जैसे कि आप बोलोगे कि भाई समन क्या है, कोपन क्या है, स्वस्थितन क्या है, तो आगे इसमें परिभाषा लिखी हुई है, दोषों को नष्ट या कम करने वाले द्रव्य। अब देखो यहाँ पे नष्ट लिखा है और कम लिखा है, और यहाँ पे देखो समन। समन यानी होता है कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई पेशेंट आया आपके पास, देखो मैं हर चीज़ को चिकित्सा से रिलेटेड करके बताता हूँ। कोई पेशेंट आपके पास आया, किसी का कोई दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक तरीके से उसको कम करने का कार्य करेगा क्या, वो कौन सी क्वालिटी है, समन। तो ऐसी औषधि जो दोषों को नष्ट करें या कम करने वाले द्रव्य। अब जैसे कि हम कोई भी औषधि है, कोई भी पदार्थ है, अपन ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो मतलब द्रव्य का ही तो सेवन कर रहे हैं। तो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 3। तो ऐसे पदार्थ को द्रव्य सेवन कर रहे हैं जो दोषों को कम कर दे, जैसे वात को कम कर दे, पित्त को कम कर दे या कफ को कम कर दे, तो दोषों को नष्ट और कम करने वाले द्रव्य समन, तभी तो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और कोपन, कोपन यानी इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और समन यानी डिक्रीज, ठीक है। दोषों को प्रकोपित बढ़ाने वाले, प्रकोपित या बढ़ाने वाले द्रव्य मतलब नॉर्मल कंडीशन से बढ़ाने वाले, या प्रकोपित यानी बहुत ज़्यादा में मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, एक तरीके से हाई डोज हो गया एक तरीके से। तो कोपन यानी प्रकोपित कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब मान लो प्रकोपित, अपन बोलते हैं ना भाई गंगा नदी प्रकोपित हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा आ गई उसमें। यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो गई, मतलब उसमें एक तरीके से बाढ़ आ गई। तो ऐसे दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में बढ़ गए, जो अपनी लिमिटेशन है, अपनी नॉर्मल वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अपन ने ऐसा, जैसे कि अपन ने दही खा लिया सुबह उठते ही, ठीक है, कफ बढ़ गया, दिन में सो लिए, कफ बढ़ गया सोने से, फिर ऐसा आहार विहार खाया अपन ने, फिर से उससे घी पी लिया दोपहर को, फिर कफ बढ़ गया। तो मतलब ऐसा करते रहे दिन भर, सारे दिन, रात को भी मतलब अच्छा खाना फाना खाया बढ़िया घी वाला, कफ और ज़्यादा बढ़ गया, फिर सो गए, कफ बढ़ गया, सारे दिन कफ बढ़ाने वाले भोजन किया आपने, तो मतलब कोपन हो गया। किसका? कफ का कोपन हो गया, मतलब कफ प्रकोपित हो गया आपकी बॉडी में। अब तीसरा है स्वस्थित, स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव। ऐसे भी तो द्रव होते हैं जिनसे बैलेंस रहता है, आप कितना ही खा लो नुकसान नहीं करेंगे, जैसे कि आंवला है, ठीक है, च्यवनप्राश है, जो रसायन होते हैं ना, हरितकी है, ये मतलब आप खा सकते हो, नुकसान नहीं करते। तो ये होते हैं स्वस्थित, स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव्य, मतलब एक तरीके से बैलेंस रखने वाले, नुकसानदायक नहीं। आप सेवन करो अपनी मतलब मात्रा तृप्ति होने तक सेवन करोगे तब भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये होता है स्वस्थितम, स्वास्थ्य के लिए हितकारी, जैसे नॉर्मल व्यक्ति खा सकता है आराम से। ये भी समन कोपन, ये भी आपको
नॉर्मली रखेंगे, लेकिन एक ज़रूरत से लिमिट से ज़्यादा खाते हो ना किसी चीज़ को तो नुकसान करता है। जैसे आपने कोई नमकीन वाला पदार्थ खाया, नाश्ते के रूप में लिया, अच्छी बात है क्योंकि कटु रस भी अपन को चाहिए, ठीक है। लेकिन आप डेली नमकीन ही नमकीन खा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो मतलब कोपन हो गया। अब मान लो कि आपको पता है कि भाई मेरे को भाई मीठे से एलर्जी है, मान लो आपने साल भर से मीठा नहीं लिया, तो आपने सोचा कि भाई ये 200 को कम करेगा, लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो मधुर रस की कमी हो जाएगी। तो एक तरह से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन एक लिमिटेशन में अच्छी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन है हर चीज़ में, चाहे वो आपके आहार में हो, चाहे वो निद्रा में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्या में हो, सब चीज़ में, ठीक है। नॉर्मल आपका पढ़ना भी नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ोगे तो 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओगे तो भाई एक दिन तो अच्छा टेस्ट लगेगा, लेकिन दूसरे दिन बीमार हो जाओगे, पचा नहीं पाओगे। तो वही बात है, समन कोपन कब आते हैं, जब भाई ज़रूरत से ज़्यादा आपने किसी दोस्त को ऐसा खा लिया, भाई उष्णता वाले पदार्थ खा लिए, तो दूसरे दोस्त को बढ़ने को जगह ही नहीं मिली। तो आप समझो इस चीज़ के बेसिक फंडामेंटल समझो, बात घूम फिर के एक जगह ही आती है कि भाई आपको संयम रहना है, आपके मन को शांत रखना है। हर चीज़ लिमिटेशन का है, तो लिमिटेशन या नॉर्मल वैल्यू में करनी चाहिए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोपन वाला हो, चाहे वो समन हो, चाहे स्वस्थितम वाला हो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के द्रव्य हैं, समन, कोपन, स्वस्थितम, कि वे एक तो द्रव्यों को नष्ट करते हैं, कोपन दूसरों को प्रकोपित करते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐसा द्रव्य खाया जिससे कि समन होता हो, किसका, किसी दोस्त का पित्त का समन होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा पानी पी लिया अपन ने, ठीक है, तो अपनी अग्नि मंद हो गई। अब पानी ज़्यादा पियोगे, पेट में पानी है, तो अग्नि बंद हो गई, मतलब पित्त शांत हो गया, तो उसने क्या कर दिया, समन कर दिया। अब कोपन, अपने ऐसा पदार्थ खाया जिससे कि अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि उष्ण वाले पदार्थ खाए, पीपली खा लिया, काली मिर्च खा ली, लाल मिर्च खा लिया आपने, तो कोपन हो गया पित्त का, ठीक है। दोष एक ही है, पित्त। पानी ने क्या किया, उसका समन किया, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया तो, ठीक है। काली मिर्च, लाल मिर्च ने क्या किया, उसका कोपन किया, मतलब उसको बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, कौन से, पित्त को। तो द्रव्य अलग अलग हैं, आपको कैसे यूज़ करना है, आपको किस तरह की चिकित्सा में यूज़ करना है, पेशेंट कैसे भी आ सकते हैं आपके पास, माइंड लगाओ। तो आयुर्वेद के जितने भी बेसिक फंडामेंटल हैं उनका सारा को एक साथ यूज़ करके एक अच्छी चिकित्सा बनाओ। यही तो काम है, आयुर्वेदा में इतनी सारी चिकित्साएं आपको सीखनी है। तो स्वस्थ एवं तीसरा स्वास्थ्य के लिए हितकारी था, वो अपने अपन बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी बूस्टर, एक तरीके से आप इनको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ले सकते हो, मतलब रसायन एक तरीके से, वो है स्वस्थितम, स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव्य। ओके, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, सर, रक्षिता बोल रही है समन और हरित की कोपन मीन्स, हरित की यानी जैसे आंवला होता है ना, वैसे ही हरित की एक फल है, ठीक है, एक फ्रूट है एक तरीके से हरित की, सर, हाँ बोलो। समन और कोपन को सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समन और कोपन को जब इंग्लिश में आएगा तो समन और कोपन के नाम से ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, मैंने चेक कर लिया क्रॉस, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। समन आप समझ सकते हो कि डिक्रीज करने वाले, और कोपन यानी इंक्रीज करने वाले, ठीक है, ये समझने के लिए। लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखोगे, जब एग्जाम में आएगा, तो SH समन, कोपन KOPAN ऐसे ही आएगा, ठीक है। हर चीज़ की इंग्लिश नहीं होती आयुर्वेदा में, वो करते हैं ना, तो उससे फिर कन्फ्यूजन ही पैदा होता है। आप इसको समझने के लिए ले सकते हो, समन यानी भाई डिक्रीज करने वाले, कोपन यानी प्रकोपित करने वाले, मतलब इंक्रीज करने वाले, ठीक है, लिमिट से इंक्रीज करने वाले, लिमिट से ज़्यादा। ओके, समन का देने की डोज बहुत ज्यादा बड़ा है, हाँ बोलो। कंडीशन में लेके आना, शांत कर सके, तो शांत भी तो कह सकते हैं समन का मतलब। 200 को नष्ट या कम करने, हाँ देखो अब मेरी बात सुनो। अब मान लो कि कोई ऐसा आया, बात बढ़ाने वाला व्यक्ति, बात बढ़ा हुआ व्यक्ति आपके पास आए, तो आप कैसी औषधि दोगे, समन करने वाली तो दोगे कि भाई दोस्त को बात को समन करे, कम करे। देख यहाँ पे लिखा हुआ पहले ही, मतलब डिक्रीज करने वाला। किसी कोई पेशेंट आया तो आपके पास आया, भाई बात बढ़ा हुआ है, तो उसको डिक्रीज वाला, समन वाला औषधि दो। किसी के मतलब प्रकोपित है नहीं, सर बस मुझे यही जानना है कि शांत करने मतलब कि उतना ही डोज उसका कम करना है जितना उसके लिए बैलेंस कर सके, उसकी ये बॉडी चिकित्सा में के लिए आपको करना सफिशिएंट। है। अगर वो रोगी है तो उसने ज़्यादा सेवन किया तो वो समन है, मतलब ये दोनों के अलग अलग होगा डिफाइन। आपको तो इतना ही करना है कि भाई उसका नॉर्मल आ जाए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कुछ ज़्यादा ही पानी पी के आया, अग्निबंद करा के आया, मतलब उसने ऐसा पहले कर चुका है, समन खुद होके आया, तो आपको डिसाइड करनी है चिकित्सा में कि भाई कैसा व्यक्ति है, समन वाला है, कोपन वाला है, स्वस्थितम है। अगर मान लो समन वाला व्यक्ति आ गया तो उसके विपरीत चिकित्सा करो, कोपन की, उसको बढ़ा दो।
बढ़ा हुआ वाला आया तो उसकी विपरीत चिकित्सा करो समन के, और साथ में इम्यूनिटी बूस्टर दो उसको स्वस्थ सिस्टम वाले। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अब पदार्थ विज्ञान क्लास ज्वाइन करना। हाँ बोलो। इधर दोष ही आते हैं और मींस इंक्रीज्ड मांस रक्त वो भी कंडीशन आते हैं सर। क्या 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 दोबारा बोलो क्वेश्चन आपका। इधर हमें दोष ही कंसिडर करना है और लेकिन सप्त धातु वो भी कंसिडर करना है सर, अगर वो प्रकोपित हो गया तो। हाँ ये इम्पोर्टेंट। अभी तो यहाँ पे ओनली समन कोपन यहाँ पे दोष ही कंसिडर करना है अभी। ठीक है, दोषों को सामने लिखा है, दोषों को नष्ट करने वाले दोष। अब क्योंकि दोष क्या है, मेन चीज़ है, क्योंकि दोष ही तो दूषित करते हैं धातुओं को। दोष बैलेंस में आ गए, धातु बैलेंस में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्लियर? हाँ सर, यस सर, यस। थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं कल क्लास में।